गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इसको हम स्टडी क्यों करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम बात करेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है। यानी कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्यों स्टडी करते हैं, क्या इसके कारण हैं, क्या इसका फ़ायदा हमें मिलता है इसको पढ़ने का, इसको स्टडी करने का। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले इसका जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट है ऑपरेशन ऑफ एन इकॉनमी, यानी कि एक अर्थव्यवस्था जो है उसकी कार्य प्रणाली के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं, उसकी कार्य प्रणाली को अगर हम क्या है स्टडी करना चाहते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम जो आती हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। माइक्रो की अगर हमें नॉलेज होगी यानी कि छोटे लेवल की अगर हमें नॉलेज होगी तो ही हम क्या है बड़े लेवल को स्टडी कर पाएंगे। यहाँ पर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, पूरे देश की एक इकॉनमी जो है उसको अगर हमने स्टडी करना है और उसके बारे में जानना है तो उससे पहले हमें छोटे लेवल की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अगर हमें नॉलेज होगी, इसमें कौन कौन सी टूल टेक्निक होती हैं, तो ही हम क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उसको हम क्या है स्टडी कर पाएंगे। जैसे कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसमें हमें पता होना चाहिए जैसे एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, एक कंज्यूमर यानी कि जो एक उपभोक्ता है, ठीक है, उसके बारे में हमें इसके अंदर पता होना चाहिए, एक फर्म के बारे में पता होना चाहिए। इन छोटे छोटे यानी कि एक एक इकाई के बारे में जब हमें क्या है इसमें नॉलेज होगी तभी हम क्या है मैक्रो के अंदर क्या है ये जो टूल टेक्निक हैं उनको क्या है यूज़ कर पाएंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो अर्थव्यवस्था पूरा देश जो है वो किसका पार्ट होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने से पहले हमें किसकी किसकी नॉलेज होना ज़रूरी है, माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी। अगर हमें क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज होगी, इसके टूल टेक्निक के बारे में हमें नॉलेज होगी, तो हम क्या है आसानी से भविष्यवाणी कर सकते हैं। किस तरह की भविष्यवाणी, इकोनॉमिक जो फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिक जो पॉइंट होते हैं उनसे रिलेटेड हम क्या है प्रेडिक्शन जो है वो कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बात करें कि दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है, एक तो क्या है डिमांड है यानी कि क्या है मांग किसी वस्तु की, ठीक है, और दूसरा उसकी कीमत है यानी कि प्राइस है, ठीक है, दो चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है अगर मैं ये कहूँ कि कीमत में परिवर्तन आएगा, कीमत में चेंज होगा, ठीक है, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, डिमांड के ऊपर पड़ेगा। तो प्राइस में चेंज होने पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे के बारे में क्या है हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कीमत में चेंज होने पर क्या है मांग में कितना चेंज आएगा, डिमांड में कितना चेंज आएगा। जैसे कि अगर क्या है कीमत क्या होती है, प्राइस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखो कोई चीज़ की कीमतें बढ़ती हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्या है प्याज के रेट अगर बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, जो मांग है प्याज की वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरह से क्या है मान लो कीमत अगर क्या हो रही है, कम हो रही है, कीमत कम हो रही है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये प्राइस में जो चेंज आता है, कीमत में जो चेंज आता है, ये तो है कॉज, ठीक है, यानी कि क्या है कॉज यानी कि क्या है कारण है, ठीक है, और उसकी वजह से क्या है डिमांड में जो चेंज आता है वो क्या है रिजल्ट है यानी कि क्या है परिणाम है, ठीक है, ये परिणाम है। तो कारण और परिणाम का संबंध भी यहाँ पर हमें क्या है पता चलता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जो है वो हमें पता चलता है। और एक हमें ये भी पता चलता है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस और उसकी डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है, कीमत में और मांग में कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि पहले मैंने यहाँ पर मैंने बात की कि कीमत और मांग यानी कि डिमांड, इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन क्या है मांग और कीमत में कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये बड़ा कंफ्यूज वाला जो पॉइंट है, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले अगर चेंज आएगा, ये फर्स्ट फैक्टर है, इसमें अगर चेंज आएगा, ठीक है,
तो इसकी वजह से क्या है, इसमें चेंज आएगा तो कौन सा रिलेशनशिप होगा, नेगेटिव रिलेशनशिप होगा कि कीमत में चेंज आने पर अगर मांग में चेंज आता है तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। कीमत बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कीमत कम होने पर मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप हुआ, नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव होता है, जैसे कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो इसलिए क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि सीज़न के टाइम में, मान लो मैरिज सीज़न है या फेस्टिवल सीज़न है, उस टाइम में क्या है, लोग फ्लावर्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं, फ्रूट्स की डिमांड ज़्यादा करते हैं। जैसे दिवाली के दिनों में क्या है, लोग फ्रूट की डिमांड ज़्यादा करते हैं, तो डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, उन दिनों में क्या है, फ्रूट्स के रेट भी क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट था कि हम क्या है, इकोनॉमिक्स, अगर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल टेक्निक के बारे में पता होता है तो हम क्या है, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ यानी कि आर्थिक नीतियाँ। तो देखो हमारे देश में क्या है, बहुत बार क्या है, बार बार जब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या किसी भी वजह से जब गवर्नमेंट में चेंज आता है, तो उस टाइम क्या है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारी क्या है, पॉलिसीज़ बनाती हैं। ठीक है, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, देश को डेवलप करने के लिए क्या है, बहुत सारी पॉलिसी बनाती है। और ये पॉलिसी जो है, इनका रिलेशनशिप क्या है, हमारी जो है वो जीडीपी को इंक्रीज करने से होता है। ठीक है, तो ऐसी पॉलिसीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं। जीडीपी यानी कि हमारी क्या है, देश की आय जो है वो बढ़ाने से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसी बनाती है सरकार, या लोगों को क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने के लिए या विकास करने के लिए जितनी भी नीतियां बनाती हैं सरकार, ठीक है, उन नीतियों को हम क्या कहते हैं, आर्थिक नीतियां कहते हैं। इनका संबंध जो है मुख्य रूप से क्या है, जीडीपी को इम्प्रूव करने से जो है वो रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या है, जो पॉलिसीज़ जो है वो उस तभी बनाई जा सकती हैं जब हमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को के बारे में क्या है, उनके टूल टेक्निक के बारे में हमें नॉलेज होगी, तभी हम क्या है, इकोनॉमिक्स इसमें इकोनॉमी के अंदर क्या है, पॉलिसीज जो है वो क्या है, बना सकते हैं, नीतियाँ बना सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम क्या है, इन नीतियों का, इन पॉलिसीज़ का क्या है, हम एनालिसिस करके, इनका विश्लेषण करके, ठीक है, हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि इसका डिफरेंट जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो संसाधन हैं हमारे देश में, देखो बहुत सारे साधन हैं जिसकी सहायता से हम प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें क्या है, लैंड है, ठीक है, लेबर है, ठीक है, मशीन है, ठीक है, मनी है, ठीक है, इस तरह से क्या है, बहुत सारी क्या है, रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास क्या है, अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इन संसाधनों के ऊपर जब पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, तो इन संसाधनों पर क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, इसके बारे में अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। इसकी इम्पोर्टेंस का अगला पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर यानी कि आर्थिक कल्याण। देखो कल्याण का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है, कल्याण यानी कि वेलफेयर। तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती हैं, या इकोनॉमिक्स के अंदर भी क्या है, इकोनॉमिक्स भी है जो इस बात पे फोकस करती है कि कल्याण जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि लोगों को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होनी चाहिए, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो चीज़ें कल्याण के अंदर आती हैं। तो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि हमें जो पता चल जाता है कि हम किस तरह से पॉलिसीज़ का यूज़ करके हम क्या है, हमारी जो इकॉनमी है उसको क्या है, ज़्यादा कल्याण की तरफ क्या है ले जा सकते हैं, वेलफेयर की तरफ क्या है ले जा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है मैनेजरियल डिसीजन यानी कि प्रबंध संबंधी निर्णय लेना। देखो प्रबंध क्या होता है, प्रबंध का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को क्या है, मैनेज करना, यानी कि उससे रिलेटेड क्या है, प्लानिंग बनाना, ऑर्गेनाइजिंग करना, ठीक है, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये सारी चीज़ें क्या आती है, मैनेजमेंट के अंदर आती है। हम कोई भी चीज़ का प्रबंध करते हैं जनरली, जिसमें हमें क्या है, प्रबंध करने से पहले हमें क्या है, उससे पहले योजना बनानी पड़ती है। ठीक है, योजना यानी कि प्लान बनाना पड़ता है। ठीक है, कोई भी काम को हम करने से पहले उसको हम प्रबंध कैसे करेंगे, उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो उसको काम को करने से पहले हमें क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं। ठीक है, प्लान बनाने के बाद क्या करते हैं, उसका संगठन बनाते हैं, यानी कि नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हम क्या है, इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, और मतलब टाइम टू टाइम इसको देखते हैं काम को। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि हमारा जो टारगेट है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो जो मैनेजमेंट होती है किसी भी बिजनेस में,
मैनेजमेंट में जो कौन आता है, मैनेजमेंट में आता है जर्नल मैनेजर जो है, ठीक है, वो आता है, एमडी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ वगैरह कोई भी मैनेजर हैं, ठीक है, उन सभी को इसमें क्या है इंक्लूड किया जाता है। तो मैनेजमेंट ये जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ये क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लेने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी परिस्थिति में एकदम से क्या निर्णय लिया जाए, ठीक है। जैसे कि अभी कोरोना फैला हुआ है तो उसमें क्या है, हमारे देश के जो पीएम हैं उन्होंने क्या निर्णय लिया, उन्होंने निर्णय लिया कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिसीजन ऑन द स्पॉट क्या है, कोई भी परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लेना। तो वैसे मैनेजमेंट जो होती है उसको भी निर्णय लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये डिसीजन जो है वो क्यों लेने पड़ते हैं मैनेजमेंट को, ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए या ज़्यादा फायदा उठाने के लिए क्या है ये डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं इसको। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, हमारी फर्म है जिसका नाम है ABC लिमिटेड, एक कंपनी है, और हमारी जैसी एक और कंपनी है जिसको XYZ लिमिटेड नाम दिया गया है। ये दो कंपनियां हैं, ये हमारी कंपनी है जिसमें हमने क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। ये कोई दूसरी कंपनी है, ये भी हमारे जैसा प्रोडक्ट बनाती है। अब क्या है, मान लो फेस्टिवल आने वाला है और इस कंपनी ने क्या है सीक्रेट क्या है प्लान बनाया कि ये क्या है एक प्रोडक्ट के साथ क्या है दूसरा प्रोडक्ट क्या देगी, फ्री देगी। अब अगर ये कंपनी ऐसा करेगी तो हमें क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, हमें नुकसान होगा। तो ऐसे टाइम में जो है मैनेजमेंट जो होती है उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर उनको पता चलता है कि हमारी जो कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी कंपनी क्या है इस तरह से कोई प्लान लेके आ रही है, तो इसको भी क्या है एट ए टाइम पे क्या है कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। मान लो इसके पास प्रोडक्शन कम है और ये क्या है इस तरह से दो एक के साथ दूसरा फ्री जो है वो क्या है नहीं दे सकती, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेगी, ये क्या करेगी, एक प्रोडक्ट के ऊपर क्या है कुछ परसेंटेज के तौर पे क्या है डिस्काउंट जो है, ठीक है, यानी कि छूट जो है वो क्या क्या है इसमें दे सकती है, ठीक है। या कोई और जो है मान लो प्लान जो है वो क्या है इसमें बना सकती है, कोई और स्कीम जो है वो इसमें बना सकती है। तो देखो ऐसे मैनेजमेंट जो होती है उसको टाइम टू टाइम क्या है बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो लेने पड़ते हैं। इसी तरह से और डिसीजन क्या है, मान लो किसी चीज़ की लागत ज़्यादा आ रही है, यानी कि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है प्रोडक्ट को बनाने की, तो उस कॉस्ट को अगर कम करना है तो उससे रिलेटेड क्या है कॉस्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, लागतों का विश्लेषण करना पड़ेगा, जो किसका पार्ट होता है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का पार्ट होता है। तो इस तरह के जो डिसीजन है वो मैनेजमेंट ले सकती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसकी इंपॉर्टेंस का वो है हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ कि ये हमारी कंट्री है, ठीक है, और इसके आसपास क्या है बहुत सारी जो कंट्रियां हैं वो क्या है अवेलेबल होती हैं, पूरे देश में बहुत सारी कंट्रियां अवेलेबल हैं। तो हमारे पास क्या है, हमारे देश के पास सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज क्या है दूसरी कंट्रियों से क्या है हमें परचेज करने पड़ते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं इंपोर्ट करना कहते हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना, अमेरिका से परचेज कर ली, जापान से हमने क्या है परचेज कर ली। इसी तरह से क्रूड ऑयल कच्चा तेल जो है वो हमने ईरान इराक कंट्रियां जो है उनसे परचेज कर लिया, या अदर कोई प्रोडक्ट है मेडिसिन परचेज करना या कुछ भी मशीनें परचेज करना, तो ये इसको क्या कहते हैं हम इंपोर्ट कहते हैं। और एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारे पास जो मटेरियल है उसको क्या है बाहर भेजना। जैसे अभी हमने क्या है मेडिसिन जो है कोरोना की एक मेडिसिन जो है उसको क्या है हमने अमेरिका को या अदर दूसरी कंट्रियां हैं वहाँ पर क्या है एक्सपोर्ट किया, सेल किया, जिसको क्या कहते हैं निर्यात करना। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है इंटरनेशनल ट्रेड है इसके दो पहलू होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है इंपोर्ट होता है और दूसरा क्या होता है एक्सपोर्ट होता है, दो पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। तो इस ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो करते हैं तो इन दोनों का जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हमारे देश को हर बार अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो चेक करना पड़ता है, ठीक है, कि वो कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है। वो उसको कैसे सही किया जा सकता है या कैसे उसको क्या है मेज़र किया जाता है, उसको तभी मेज़र किया जाएगा जब हमें क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या है नॉलेज होगी। इसी तरह से जब हम क्या है कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें क्या है डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जब हमें डॉलर की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं रुपया दे करके बदले में डॉलर लेते हैं, तो वो उसका रेट जो है वो टाइम टू टाइम अलग रहता है। जैसे कभी तो क्या है मान लो 60 रुपये दे करके क्या है बदले में क्या है $1 जो है वो परचेज किया, ठीक है। कभी 65 रुपये दे करके क्या है हमने 65 रुपये दे करके हमने क्या किया $1 परचेज किया। तो इसका रेट जो है वो कम ज़्यादा आता रहता है डिमांड और सप्लाई के बेस पे, ठीक है। तो उसमें क्या है इसको क्या कहते हैं, जब हम $1 खरीदने के लिए 60 रुपये दे रहे हैं तो ये 60 रुपये जो है ये क्या है फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ठीक है। तो इस फॉरेन एक्सचेंज
एक्सचेंज रेट को अगर हम जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में क्या है, पता होना चाहिए। तो इस तरह ये बहुत सारी समस्याएं जो है वो क्या है, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए हमें किसको बारे में पता होना चाहिए, माइक्रो के बारे में, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो ये है इसके सारे के सारे क्या है, इम्पोर्टेंस। तो थैंक यू, इसको कंप्लीट कर लेना। और पॉइंट जो है वो थोड़े तुम बड़ा लिखा करो, मतलब कि जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ उसी तरह से क्या है, अपनी जो कॉपी है उसको मेंटेन करो, और उसके अंदर क्या है, अपने जो पॉइंट हैं उन पॉइंट को क्या है अच्छे से ऐसे हेडिंग, कुछ बच्चे जो हैं वो सिर्फ हेडिंग लिख करके छोड़ देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये हेडिंग लिखी हुई है, इसको लिख करके छोड़ देते हैं। तो आपने जो कॉपी लगानी है उस कॉपी के अंदर क्या करना है, आपने हेडिंग लिखने के बाद जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से क्या है, ये जो एग्जाम्पल है इन एग्जाम्पल को भी लिखना है, और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उस तरह से क्या है उसको नोट करना है। ठीक है, और उसको आगे लर्न भी करना है। और इसका आपका टेस्ट भी जो है जैसे भी सही रहेगा उसके अकॉर्डिंग टेस्ट होगा, और कॉपियाँ भी जो है वो आपसे क्या है, फ़ोटो कॉपी जो है उसकी मंगवाई जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच।